लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। तेरी मर्द मिल गया रे साला। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। काल का करने विनाश महाकाल आ गया। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। भाई गरुड़ा मर गया तो और कुछ उसे हथियाने में। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। फैंस के बीच सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ के दूसरे पार्ट को देखने का उत्साह बरकरार है। फिल्म में यश के किरदार रॉकी को दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया गया था और इस फिल्म में उनका एक डायलॉग सबसे बड़ा योद्धा माँ होती आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। हाल ही में यश ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म केजीएफ 2 के बारे में कई खुलासे किए। फैंस सीरीज के अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यश ने फिल्म केजीएफ 2 के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहले से ज्यादा धमाकेदार होगी। उन्होंने बताया कि केजीएफ 2 बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है। यदि आपने केजीएफ 1 देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह की फिल्म है। फिल्म को देखने में केजीएफ 1 से 5 गुना ज्यादा मजा आने वाला। अगर फिल्म केजीएफ की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो मुंबई की सड़कों पर पला बढ़ा है और कोलार की सोने की खानों तक अपना सफर तय करता है। रॉकी की माँ उससे कहती है कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा तू। मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप केवल बैकग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं। कई जगह भुवन की सिनेमेटोग्राफी देखते ही बनती है। माइनिंग वाले और 50 से 80 के दशक वाले सेट्स भी विशालकाय और अच्छे हैं। केजीएफ 1 में ज्यादातर वन लाइनर डायलॉग यूज किए गए हैं, जैसे सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता,
हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ को खिलाने जा रहे हो, लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है। इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता, लेकिन आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बनाकर भी इतिहास नहीं बना सकते। इसी प्रकार के संवाद आपको केजीएफ 2 में भी देखने को मिलेगा। मूवी में आनंद बख्शी के गीत का एक नया वर्जन डाला गया है, गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा। इसी तरह का गाना इस बार भी डाला जा रहा है। अगर फिल्म को गौर से देखें तो फिल्म में माँ वाला इमोशन भी है, रोमांस वाला भी, गरीबी वाला भी और मजबूरी वाला भी। लेकिन इस बार केजीएफ चैप्टर 2 में एक्शन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, खास करके क्लाइमेक्स सीन में, जहां पर संजय दत्त यानी कि अधीरा और रॉकी के बीच लड़ाई होती है। केजीएफ 2 में जो यश किरदार निभा रहे हैं वो एक गैंगस्टर के रियल जीवन से प्रभावित है। गैंगस्टर राउडी थंगम के जीवन से लिया गया है, जिसका 1997 में पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था। लेकिन केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने एक इंटरव्यू में इसे इनकार कर दिया था। परंतु केजीएफ के पोस्टर में दावा किया गया था कि केजीएफ एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थंगम को कुख्यात चंदन तस्कर के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता और उसे वीरप्पन जूनियर करार दिया गया। थंगम को स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता था, क्योंकि वो वीरप्पन की तरह एक रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता। जब थंगम की मृत्यु हुई तो वो केवल 25 वर्ष का था। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई। गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज न मिल पाने के कारण मर गई थी, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुणा को मारने के लिए सुपारी देते हैं। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुणा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता और मार भी देता। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुणा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूरवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुणा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुणा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है। इसलिए केजीएफ 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते हैं। पहली फिल्म में सिर्फ गरुणा को मारने की कहानी दिखाई गई। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। केजीएफ 2 में रीना के कैरेक्टर पर भी फोकस किया गया है। केजीएफ 2 रिलीज भी नहीं हुई और केजीएफ 3 की चर्चा होने लगी है। 300 रुपए लेकर घर से भागने वाला लड़का कैसे देने जा रहा है बाहुबली को टक्कर। यश का असली नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फादर्स डे के मौके पर केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक फैन ने पूछा एनीथिंग अबाउट रॉकी फादर, तो केजीएफ के डायरेक्टर ने विद बिग स्माइल #KGF चैप्टर 3 लिखकर फैन को खुश कर दिया। यानी कि केजीएफ के डायरेक्टर ने केजीएफ 3 की तरफ इशारा किया है। जी हाँ, बनाने का विचार कर लिया है। और उनके इस रिप्लाई से ये भी साफ हो गया है कि केजीएफ 3 में रॉकी के फादर की स्टोरी दिखाई जाएगी। केजीएफ स्टार यश कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की सफलता के बाद यश ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये एक्टर बॉलीवुड के हीरोज तक पर भारी पड़ गया। फैंस अब बेसब्री से बड़े पर्दे पर केजीएफ चैप्टर 2 देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों को फिलहाल और इंतजार करना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन इस बीच यश के बारे में एक रोचक किस्सा जानने को मिला है, जिसमें पता चला कि वो मात्र 300 रुपये लेकर घर से भागे थे। रॉकिंग यश ने इंटरव्यू के दौरान बताया, मैं अपने घर से भाग गया। जब मैं बेंगलुरु आया तो जैसे ही वहाँ पहुँचा मैं डर गया। इतना बड़ा डराने वाला शहर, लेकिन मैं हमेशा से आत्मविश्वास से भरपूर लड़का था।
मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे जब मैं बेंगलोर पहुंचा। मुझे पता था कि अगर मैं वापस चला आया तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी यहाँ लौटने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक अल्टीमेट दिया। मैं एक अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो मुझे वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने सोचा था मैं वापस आऊंगा। मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। कोई सौभाग्य से मुझे थिएटर करने के लिए ले गया। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बैक स्टेज पैसे बनाना शुरू किया, चाय से लेकर पूरा सब कुछ। शुरू में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए एक डायरेक्टर को भी असिस्ट किया था। जबकि मैंने थिएटर किया, मैंने बहुत यात्राएं की। स्टेज पर मेरा पहला अपीयरेंस लोगों ने नोटिस किया था। वहीं यश का असली नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बता देते हैं, इसमें क्या टेंशन लेने की बात है। यश का असली नाम है नवीन कुमार। अभी तक तो दर्शक KGF 2 देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस खबर के बाद वो KGF चैप्टर 3 के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। अब तो शायद ऑडियंस यही चाहेगी कि हमें दोनों पार्ट एक साथ ही देखने को मिल जाए, लेकिन वक्त तो लगेगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हाँ, KGF 3 बनेगी जरूर। तो कर हमें फिर से देखने को मिलेगी अक्टूबर के महीने में, क्योंकि जहां द बिग बुल को अभिषेक बच्चन के करियर की वापसी फिल्म मान सकते हैं, जिसका नजारा फिल्म के पहले पोस्टर से देखा जा सकता है। स्टॉक मार्केट को प्रभावित करने वाले ब्रोकर हर्षद मेहता की भूमिका में वो नजर आने वाले हैं, जिसने 1990 दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। अभिषेक बच्चन के करियर की सबसे दमदार फिल्म की बात की जाए तो वो गुरु होगी, और ठीक इस बार भी अभिषेक अपने गुरु वाली भूमिका में ही दिखाई देंगे। तो ऐसे में इस फिल्म पर सबकी नजर बनी हुई है। तो दूसरी ओर कन्नड़ सुपरस्टार की KGF ने अपने स्टारडम को हिंदी सिनेमा में इस कदर बैठा लिया है कि फैंस KGF 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस बार तो वैसे भी पहले से ज्यादा दमदार एक्शन देखने को मिलने वाला है फिल्म में। यश के साथ साथ फिल्म में इस बार श्रीनिधि शेट्टी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। साथ ही संजय दत्त फिल्म में आदिरा की भूमिका में दिखाई देंगे। जब से संजय दत्त का इस फिल्म से नाम जुड़ा है तो हिंदी सिनेमा में और भी ज्यादा दबदबा हो गया है इस फिल्म का, और यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर बनी इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में दर्शकों को आश्चर्यजनक अनुभव देने के लिए तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यश के साथ संजय दत्त भी इस फिल्म की USP होंगे। वहीं अगर बात करें कि भारत में कोयला उद्योग का पालन कब हुआ, तो आपको बता दें कि वाणिज्य कोयला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोल फील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेसर सुमनेर और हिटली द्वारा 1774 को की गई थी। और ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि KGF फिल्म कोल फील्ड पर ही आधारित फिल्म थी, जिसकी कहानी ने लोगों को काफी आकर्षित किया। और आगे क्या होगा ये जानने के लिए लोग कब से KGF चैप्टर 2 का इंतजार भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस फिल्म में हर कोई अमीर बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, लेकिन असल जिंदगी में भी अपराध की दुनिया में कई ऐसे गैंगस्टर्स और डॉन हैं जो अपने इस खतरनाक पेशे के जरिए अरबपति बन चुके हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही टॉप 6 गैंगस्टर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें 1993 मुंबई बम हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। दाऊद का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पास कुल 670 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। अभी दाऊद के पाकिस्तान के कराची शहर में होने की खबर है। फिलहाल दाऊद 63 साल के हो चुके हैं। हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार ने उनकी बुढ़ापे की तस्वीर को भी जारी किया था। लेकिन अमारो कैरिलो फैंटस 1997 में दुनिया का सबसे अमीर डॉन था, जिसकी संपत्ति $25 बिलियन आंकी गई थी। अमारो को हवा का राजा भी कहा जाता था, क्योंकि ये अपना सारा ड्रग्स का व्यापार खुद के हवाई जहाज से करता था। अमारो बड़े स्तर पर कोलंबिया के तस्करों की मदद करता था। अपने बॉस की हत्या के बाद ये गैंग को सरगना बना। वहीं बताया जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी के दौरान ही इनकी मौत हो गई थी। वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है एंथनी सालेर्नो। इसको फैट टोनी के नाम से भी जाना जाता था। ड्रग्स के कारोबार के कारण इसने अकूत संपत्ति बनवाई। जिनेवा से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स को 1988 में गिरफ्तार कर लिया गया था
और बाद में 70 साल कारावास की सजा सुनाई गई। 1930 में ड्रग सहित अवैध शराब, जुआ और मानव तस्करी के कारोबार में अल कैपोन की तूती बोलती थी। इसने इस कारोबार में अकुत संपत्ति अर्जित की। हालांकि उसका पैसा और सरकार से संबंध भी गिरफ्तार होने से रोक नहीं सके और गिरफ्तार होने के बाद इसका कारोबार पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो वहीं 70 के दशक में एक लेडी डॉन का भी काफी जलवा रहा है। 70 व 80 के दशक में ग्रिसेला ब्लांको नामक महिला डॉन का अमेरिका के मियामी पर राज था। वो भी ड्रग के कारोबार में लिप्त थी और ये कोलंबिया से पूरे देश में ड्रग की सप्लाई करती थी और उस दौर में इसकी संपत्ति $80 मिलियन की थी। तो वहीं एक ऐसा भी शख्स था जो धरती का सबसे अमीर डॉन था। एक समय में कोलंबिया का कुख्यात डॉन पोब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति शख्स था। इसकी कुल संपत्ति $3000 करोड़ के करीब थी। पोब्लो एस्कोबार को कोकीन की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। अपने दौर में पोब्लो दुनिया की करीब 80% कोकीन अकेले सप्लाई करता था। दिसंबर 1993 में पोब्लो की पुलिस एनकाउंटर में हत्या हो गई थी। तो अब देखना एक्साइटिंग रहेगा कि KGF चैप्टर 2 में क्या इन सभी किरदारों से इंस्पायर्ड होकर कोई किरदार रखा जाएगा। वहीं दो बड़ी फिल्मों का क्लैश भी होने जा रहा है। अजय देवगन यश से टकराने जा रहे हैं, तो क्या धमाका होने वाला है इस बार बॉक्स ऑफिस पर, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपको क्या लगता है, यश और अजय देवगन में से इस बाजी को कौन जीतेगा? क्या संजय दत्त बनने जा रहे हैं KGF चैप्टर 2 के अधीरा? संजय दत्त की वो 5 फिल्में जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका को निभाकर दी बॉलीवुड को मिसाल, और वो कौन सा एक्टर है जिसे दिया जा चुका है विलन ऑफ द ईयर का अवार्ड? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। संजय दत्त की बात करें तो वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां से अभिनय करने की कला उन्हें विरासत में ही मिली थी। इसकी वजह से उनकी रुचि फिल्मों के प्रति और अधिक हो गई थी और उन्होंने अपनी फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने के साथ साथ एंटी हीरो की भी भूमिकाएं अदा की है और उनके इस किरदार को भी दर्शकों से खूब सराहना हासिल हुई थी। 1993 में उनकी एक फिल्म आई थी खलनायक, जिसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग पर तो मेहनत की ही थी, साथ ही उन्होंने अपने लुक को भी बदला था। इसके लिए उन्होंने कानों में बालियां पहनी, सर पे टोपी, एक आंख पर काला कपड़ा बांधा और दाढ़ी मूछें भी बढ़ाई थी। और इस फिल्म में जो उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई वो आज भी मिसाल बनी हुई है। वहीं उनकी दूसरी फिल्म है 1999 में आई वास्तव, जिसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। और वास्तव में इस फिल्म में संजय दत्त एक अलग ही लुक में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा और माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया और जिसे देखकर ही लोगों में फिल्म के लिए उत्सुकता काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित कर दिया था कि लोग उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल तक कॉपी करने लगे थे। उनकी अगली फिल्म है 2004 में आई मुसाफिर। इस फिल्म को संजय गुप्ता द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने अपने लुक को बदलने के लिए लेजर कट बियर्ड रखी थी और साथ ही साथ हाथ में सिगार और आंखों पर फैंसी गॉगल्स के साथ वो नजर आए थे, जिसके बाद उनके इस अंदाज को भी हर किसी ने कॉपी किया। तो वहीं 2009 में आई उनकी फिल्म प्लान। इस फिल्म को हृदय शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में संजू बाबा यानी कि संजय दत्त एक बार फिर डॉन के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने लुक के लिए एक लाइन वाली छोटी सी दाढ़ी रखी, साथ ही बालों में कलर भी किया था। या फिर यूं कहें कि उन्होंने जिस भी फिल्म में आज तक खलनायक की भूमिका निभाई है, उन्होंने अपने लुक पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। और 2012 में आई उनकी अग्निपथ को तो कौन भूल सकता है। अग्निपथ को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था और ये 1990 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ का रीमेक थी, जिसमें ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में संजू बाबा ने अपने किरदार को कुछ अलग दिखाने के लिए अपने लुक्स पर बहुत मेहनत की थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वो अपने लुक को लेकर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। उन्होंने फिल्म के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भौहें भी हटवा दी थी। जी हाँ, साथ ही हाथों में ढेर सारे बड़े बड़े टैटूज भी बनवाए थे। और उनके इस फिल्म में निभाए गए खलनायक के रोल को डैनी डेंजोंगपा के साथ भी कंपेयर किया गया था।
डैनी डेंजोंगपा की बात करें तो वो अपने दौर के स्टाइलिस्ट विलन रहे हैं जिनके काम को हर किसी ने सराहा था। डैनी डेंजोंगपा ने घातक, खुदा गवाह, सनम बेवफा, अग्निपथ, काला सोना जैसी फिल्मों में सफलतम फिल्मों में विलन का जबरदस्त रोल अदा किया था। तो अग्निपथ में भी संजय दत्त ने निभाया जबरदस्त खलनायक का रोल, जिसमें उनका जो किरदार था कांचा चीना का, वो हर किसी ने बेहद पसंद किया था। लेकिन आपको बता दें कि एक खुशखबरी है, वो आ रहे हैं यश की फिल्म में। जी हाँ, आपने यश की KGF चैप्टर 1 में फिल्म की एंडिंग में देखा होगा कि एक विलन अपनी पीठ किए खड़ा है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जब ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडिया बन ही चुकी है और एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन चुकी है, तो ये एक अच्छा मूव रहेगा जब इसमें एक नॉर्थ इंडियन एक्टर को मिलाया जाए, और जिससे कि ये फिल्म लगने वाली है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चल रही है। फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी इसको मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और संजय दत्त का नाम है सबसे आगे, क्योंकि पहले पार्ट के अकॉर्डिंग एक महान खलनायक आने वाला है जो यश जैसे एक शेर के साथ टकराएगा, और अब शेर के साथ कोई मेहमना तो नहीं टकरा सकता। तो आवश्यक होगा कि किसी ऐसे कलाकार को लाया जाए, किसी ऐसे किरदार को लाया जाए जो उनकी टक्कर का हो, क्योंकि दोस्तों एक एक्टर और उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लगे कि सच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि विलन भी उतना ही बुलंद होता है जितना कि हीरो। एग्जाम्पल के लिए, अगर सुपरमैन एक जेब कतरे को पकड़ता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे क्रिपलिंग से आए हुए इंसान को पकड़ता है जो उतना ही बलशाली है जितना कि सुपरमैन, तब लगती है दोस्तों कांटे की टक्कर, तब होती है असली लड़ाई, तब आता है मजा। तो ऐसे में संजय दत्त की यश के साथ टक्कर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर बात करें कि वो कौन सा खलनायक है जिसे विलन ऑफ द ईयर से भी नवाजा जा चुका है, दोस्तों वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के मशहूर खलनायक प्राण हैं। उनके रोल के बारे में तो क्या कहें, मतलब अपने दौर में उनका इतना खौफ था कि उनके पास जाने से भी हर कोई डरता था, और इनको 2000 में विलन ऑफ द ईयर के रोल से भी नवाजा जा चुका है। अगर प्राण की बात करें तो उन्होंने मधुमती, अमर अकबर एंथनी, जंजीर और जिस देश में गंगा बहती है फिल्मों में जबरदस्त खलनायक की भूमिका अदा की है। तो दोस्तों, आपका फेवरेट खलनायक कौन है, और आप KGF चैप्टर 2 में यश और संजय दत्त की टक्कर को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। KGF चैप्टर 2 की कहानी क्या है, ये फिल्म कब रिलीज होगी और फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा। बॉलीवुड के दो नाम सामने आए हैं KGF चैप्टर 2 में, संजय दत्त और रवीना टंडन। इनका रोल क्या होगा KGF चैप्टर 2 में, यश के पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है और इन्होंने कितनी हिट फिल्में दी हैं और कितनी फ्लॉप। KGF चैप्टर 1 रिलीज होने के बाद इनकम टैक्स ने डायरेक्टर के घर पे, प्रोड्यूसर के घर पे और एक्टर के घर पे क्यों रेड मारी, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके मन में फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको 1 घंटे के भीतर ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के बारे में। प्रभास की बाहुबली के बाद से ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। अभी बाहुबली का माहौल ठंडा हुआ ही नहीं था कि एक और फिल्म आ गई साउथ की तरफ से, यश की फिल्म KGF। इस फिल्म का पहला पार्ट काफी सफल रहा। सफल होने के बाद मेकर्स इसके दूसरा पार्ट बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यानी कि चैप्टर 2 में बॉलीवुड के कुछ नामी कलाकार शामिल होंगे। नाम सामने आया है संजय दत्त का और रवीना टंडन का। हालांकि अभी तक संजय दत्त और रवीना टंडन ने हामी नहीं भरी है फिल्म के लिए, या कोई यूं कहें कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जिन लोगों को KGF के बारे में या चैप्टर 1 के बारे में नहीं पता, थोड़ा बहुत जान लेते हैं शॉर्ट ब्रीफ में कि KGF कन्नड़ लैंग्वेज फिल्म थी जो
5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई थी। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कन्नड़ के डायरेक्टर है, इन्होंने अभी तक सिर्फ 2 फिल्में ही डायरेक्ट की हैं। पहली जो है वो है केजीएफ चैप्टर 1 और दूसरी मतलब इससे जो पहले डायरेक्ट की थी वो थी उग्रम। वो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। प्रशांत नील को बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। फिल्म में जो लीड रोल प्ले कर रहे थे वो थे यश। इनका असली में नाम है नवीन कुमार गोवड़ा। यश तो इनका स्टेज नाम था जो काफी पॉपुलर हो गया था। बात करते हैं कि इनके पास कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इनके पास अभी तक लगभग जो मिलाया गया है 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है और ये हर फिल्म में 5 करोड़ रुपए लेते हैं। लेकिन खास बात यह है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पापा अभी भी अरुण कुमार बस ड्राइवर का काम करते हैं। बात करें इनके फिल्मों की कि अभी तक इन्होंने कितने हिट फिल्में दी हैं या फ्लॉप फिल्में दी हैं, तो अभी तक इन्होंने देखा जाए तो लगभग 16 या 17 फिल्में की हैं, जिनमें से 5 ब्लॉकबस्टर, 2 सुपर हिट, 5 हिट और 2-3 एवरेज अबव एवरेज गई है। और फ्लॉप की बात करें तो एक फिल्म ही फ्लॉप गई है। अब बात करते हैं केजीएफ की कहानी क्या थी, ये कोलार गोल्डफील्ड आया कहां से। तो कर्नाटक में बेंगलुरु से 50 मील आगे कोलार गोल्डफील्ड है। ये भारत की सोने की खदान मतलब बहुत पुरानी है। यहाँ पे सोने निकालने का काम शुरू हुआ था लगभग पहली सेंचुरी में। 1880 या 1890 में इसे धरती के 3 किलोमीटर तक नीचे तक खोदा गया था। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत ही कम खदान हैं जो काफी गहरी होती हैं, लेकिन कोलार गोल्ड उनमें से एक है। 1880 में या 1890 में एक इंजीनियरिंग कंपनी को काम मिला सोना निकालने का। यह ब्रिटिश सरकार की आखिरी कोशिश थी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी कंपनी को यह काम दिया गया था, लेकिन वो असमर्थ रहे सोना निकालने में। खास बात यह है कि यह कंपनी सोना निकालने में कामयाब रही और कोलार के दिन बदलने शुरू हो गए। सोना मिलना शुरू हो गया था और साउथ इंडियन शासकों के लिए यह इनकम सोर्स बन गया था कई सदियों तक। 1902 में यहां पर बिजली प्रोवाइड की गई। दोस्तों, जब भारत का पार्टीशन हुआ था या जब भारत आजाद हुआ था, तब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसे एक बीजीएमएल कंपनी ने लिया। शुरू में तो इंडिया को बहुत फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे फायदा घाटा में बदल गया। और एक वक्त ऐसा भी आया 1989 में कि जिस कंपनी ने इसे लिया था वो कर्जदार हो गया था। जहां पहले 9000 स्टाफ काम करता था, यहां पे घट के वो 3000 हो गया था। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई। 2001 में गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था, कोलार गोल्डफील्ड को। लेकिन अभी हाल ही की बात बताऊं तो 2017 में इसका फिर से टेंडर निकला। माना जा रहा है कि यहां पर अभी भी सोना बचा हुआ है, सोना निकल सकता है। दोस्तों, चाइना के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सोने की सबसे ज्यादा खपत है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे जितनी भी शादियां होती है हमारे देश में, वहां पे सबसे ज्यादा सोना का यूज होता है, या